हाँ भाई, क्लास चालू कर लेते हैं। देखो मैंने एक तो जो है सिद्धार्थ, वीडियो ऑन है क्या भाई तेरा? ऑन हो तो बंद कर देना बेटा। चलो जी भाई, एक तो मैंने बुक का पीडीएफ भेज दिया है तुम्हारे, है ना? क्योंकि अभी बुक अवेलेबल होगी नहीं मार्केट में, तो बुक अगर अवेलेबल, सिद्धार्थ वीडियो बंद कर दे, वीडियो ऑडियो जो भी हो बंद कर दे भाई। तो एक तो जो है वो बुक का पीडीएफ भेज दिया, तो अगर मान लो प्रिंट आउट निकलवा लेना या न्यूमेरिकल वगैरह एग्जाम्पल वगैरह देखने हो तो तुम लोग जो है उसमें से देख सकते हो। माई कुमावत, हाँ जी, एक पीडीएफ जो है मैं आज तुम लोगों को भेज दूंगा फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है ना? वो कल भेज नहीं पाया था, आज उसका पीडीएफ भेज दूंगा। तो उस पीडीएफ से जो है तुम्हें नोट्स बना लेना, ये काम कर लेना। एक कॉपी में आरबीएससी नहीं चलेगी भाई, एनसीईआरटी लागू हो गई आकाश इस बार है, तो एनसीईआरटी की अगर बुक मिल रही हो ना तो ले लेना। अगर एनसीईआरटी की बुक मिल रही हो तो ले लेना, नहीं तो थोड़े दिनों में आ जाएगी जैसे बुकें, आरबीएससी की नहीं चलेगी, है ना? अभी तो ये तो मैंने कहा जाए टेम्परेरी, एनसीईआरटी की बुक चलेगी। तो एनसीईआरटी की बुक अगर कहीं मिल रही हो तो ले लेना, नहीं मिल रही हो तो अभी तक किसी से काम चला लो। थोड़े दिनों में मैं जो है एनसीईआरटी का पीडीएफ भी तुम्हारे यहाँ भेज दूंगा, तो उसमें से देख लेना, दोनों ही भेज दूंगा। और इसके अलावा तुम्हारे नोट्स का पीडीएफ जो है मैं आज भेज दूंगा। तो नोट्स का पीडीएफ जो है तुम्हें कॉपी में बना लेना, नोट्स बना लेना, मैं यहाँ एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आता चला जाए, ठीक है? अब अपन सबसे पहले चलते हैं चैप्टर फर्स्ट चालू करते हैं अपने। तो लेसन नंबर फर्स्ट ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ेंगे अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने पास या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। आपने भेजी है वो आरबी, मैंने भेजी है वो आरबीएससी की है ना? मेरे पास जो है पीडीएफ आरबीएससी का था, तो अभी तो मैंने आरबीएससी का पीडीएफ भेज दिया है। एनसीईआरटी का पीडीएफ भी आजकल मैं बाद में डाउनलोड कर लूंगा या कहीं से बुक लाके और फिर उनको भेज दूंगा, ठीक है आकाश? अब अपन चलते हैं फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने पास एक टॉपिक चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता क्या है मेरे पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी interactions between two stationary charges. Electrostatics is a branch of physics in which we study interactions between two stationary charges. देखो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केवल स्टेशनरी चार्जेस के बीच जो इंटरेक्शंस होंगे उनको ही स्टडी करेंगे। मूविंग चार्ज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी नहीं किए जाते हैं। चार्ज जैसे ही मोशन में होगा या मूविंग चार्ज होगा फिर इलेक्ट्रिक करंट में स्टडी करेंगे उसको, वो भी अपन करेंगे आगे वाले जो चैप्टर्स आएंगे उनमें करेंगे। इनिशियली अपने पास इनमें केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपने स्टेशनरी चार्जेस को ही स्टडी करते हैं। अब आता है कि इंटरेक्शंस कौन सी होती है, तो सभी लोग जानते हो चार्जेस के बीच जो इंटरेक्शंस हो सकती है या तो अट्रैक्शन या फिर क्या होता है रिपल्शन होता है। लाइक चार्जेस में क्या होता है रिपल्शन एंड अनलाइक चार्जेस में क्या होता है अट्रैक्शन होता है। जैसे पॉजिटिव में क्या हो जाएगा अपने पास अगर देखा जाए तो रिपल्शन, नेगेटिव में भी क्या होगा रिपल्शन, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव में क्या हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स होता है अपने पास। क्लियर है मामला? तो अब इसके बाद में अपन चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी क्या कर रहे हैं और अपन में से कहां काम में आता है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक एग्जांपल में तुमको बता देता हूं। एक बैलून लेते हैं, ठीक है?
एक बैलून लेके एक छोटे बच्चे के सिर में 2-4 बार अपन उसको मार रहे हैं। छोटे बच्चे के सिर में मारना चाहिए, क्योंकि बड़े के सिर में मारोगे तो वो काम नहीं कर देगा। तो छोटे बच्चे के सिर में अपन ने 2-4 बार मारा उसको। तुम ये देखोगे कि 2-4 बार छोटे बच्चे के सिर में जब बैलून को मार के चौथी या पांचवी बार जब बैलून को उस बच्चे के बालों के पास लाओगे ना, तो बच्चे के बाल खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा क्या हो गया कि बच्चे के बाल खड़े हुए? रीजन बता देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है कि जब बैलून को बच्चे के बालों से अपन टकरा रहे हैं या मार रहे हैं, तो दोनों के बीच जो है फ्रिक्शन होता है, रबिंग होती है। और रबिंग से बैलून और बाल दोनों ही चार्ज हो जाते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सपोज दैट कि बैलून जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो बाल क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, अब अपने पास चलते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो जब चौथी या पांचवी बार जब अपने बच्चे के बालों के पास लेके जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में फ्रिक्शन आगे नहीं होगा, इसीलिए फिर अपने पास जब उसको ले जाते हैं तो बच्चे के बाल खड़े हो जाते हैं और पास में आ जाते हैं। ये इसका रीजन है। इसके अलावा तुम लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि एक प्लास्टिक की बन चेयर लेते हैं, है ना। प्लास्टिक की चेयर लेके उस पर एक लड़के को बिठा देते हैं। उस लड़के को बिठा के उसके बाद में कपड़ा लेते हैं और थोड़ी देर उस कपड़े से उस लड़के को झाड़ते हैं। ये होगा ना सबने एक्सपेरिमेंट को। जब उस कुर्सी पर बैठे हुए लड़के को अगर तुम हाथ लगाओगे तो तुमको यहाँ से पूरे हाथ में करंट का झटका महसूस होता है। अब सवाल उठता है कि उस लड़के पर से हाथ लगाने से करंट कहाँ से आया? रीजन बता देता हूँ। जब तुमने उस लड़के को कपड़े से झाड़ा, कपड़े से अपने बाल झाड़ने पर लड़के पर चार्ज इकट्ठा हो गया। कुर्सी जो है अपन ने प्लास्टिक की यूज में ली है। प्लास्टिक जो होता है वो इंसुलेटर होता है, तो चार्ज जो है वो जमीन में जा नहीं सकता। तो सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया? उस लड़के के शरीर पर और कुर्सी पर इकट्ठा हो चुका है। जैसे ही तुमने उस लड़के को हाथ लगाया, हाथ लगा के पूरा चार्ज जो है तुम्हारे शरीर में शिफ्ट होगा, तुम्हारे शरीर में चार्ज शिफ्ट होगा। इट मींस करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो होगा तो झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये वहां से चलता है। इस एक्सपेरिमेंट में अगर मान लो कि उस लड़के ने पांव जमीन पर रख लिए और चप्पल भी नहीं पहन रखी है, तो फिर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हो पाता। रीजन, चार्ज आएगा तो सही, लेकिन वो चार्ज कहाँ चला जाएगा? सारा का सारा वो जमीन में चला जाएगा, अर्थ हो जाएगा अपने पास। तो वो अपने पास ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस नहीं हो पाता है। या मान लो कि कुर्सी जो है तो प्लास्टिक की जगह मान लोहे की कुर्सी है, तो लोहे की कुर्सी में भी ये प्रोग्राम नहीं हो पाता है। उसका रीजन ये रहता है कि लोहा जो है अपने पास वो कंडक्टर है। कंडक्टर होगा तो जो भी चार्ज होगा वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? जमीन पे शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा तुम लोगों ने एक चीज और देखी होगी, टीवी और कंप्यूटर की स्क्रीन, है ना, इनको कितना ही साफ करें लेकिन फिर भी डस्ट जमती जाती है, नहीं जमती जाती, छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल जमते चले जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि कंप्यूटर और टीवी की स्क्रीन जो है वो चार्ज हो जाती है, और चार्ज जो होते हैं अपने पास जब स्क्रीन चार्ज हो जाती है तो डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। एक चीज और तुमने देखी होगी कि जब कंप्यूटर टीवी स्क्रीन को धीरे से हाथ से किया जाता है तो कुछ आवाज आती है, स्पार्किंग की आवाज आती है। इसकी आवाज होती है वो स्पार्क की। उसका रीजन है चार्ज जो है उस समय वो न्यूट्रल हो रहा होता है। चार्ज जो है वो इकट्ठा होकर न्यूट्रल हो रहा होता है, वो स्पार्किंग की आवाज भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आती है अपने पास ये। इसके अलावा अगर अपने पास और अपन देखें तो तुम लोगों ने कई बार ये देखा होगा कि दरवाजे के हैंडल से अचानक से झटका लग जाता है। तो दरवाजे के हैंडल से झटका इसलिए लगता है कि दरवाजा लकड़ी या प्लास्टिक का है। अपन खोलते हैं, बंद करते हैं दरवाजे को, तो दरवाजे के हैंडल पर चार्ज इकट्ठा हो जाता है। अब चार्ज इकट्ठा हो गया, अगर कभी इन्होंने हाथ लगाया वो चार्ज अपने शरीर में शिफ्ट होगा। चार्ज अपने शरीर में शिफ्ट होगा तो फिर अपने को करंट का झटका लगता है। आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एग्जाम्पल समझ में? इसके अलावा एक एग्जांपल और है जो सब ने कर रखा है, ठीक है ना, और तुम सब जानते भी हो। वो एग्जांपल ये है, वो एक पेन लेते हैं, स्केल ले लेते हैं, पेन और स्केल को बालों से थोड़ी सी देर रब करते हैं और रगड़ने के बाद में अगर कागज के टुकड़ों के पास या पीस ऑफ पेपर के पास अपन ले जाते हैं तो वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है?
और अगर तुमने मान लो कि हाथ से यूं कर दिया तो फिर नहीं करना है, ठीक है। यूं कर दिया इसका मतलब फिर चार्ज ना चला गया, हाथ में शिफ्ट हो जाता है वो चार्ज। और वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट क्यों करता है, उसका रीजन होता है जब पेन को बालों से रब किया जाता है, बालों से रगड़ते हैं, तो बालों से रब करने पर बाल भी चार्ज हो जाते हैं और पेन भी चार्ज हो जाता है, दोनों ही चार्ज हो जाते हैं। अब दोनों कैसे चार्ज होते हैं, कौन पॉजिटिव चार्ज होगा कौन नेगेटिव चार्ज होगा, चार्ज होने में क्या चेंज होगा, वो चीज में तुमको यहाँ पर क्लियर है करना। सबसे पहले अपन करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम ऐसे लिखते हो तुम केमिस्ट्री के बेस पे, इतना तो 11 में पढ़ा ही है, 11 एंड 43 पर लिखते हो कि नहीं लिखते हो। इसका मीनिंग ये है कि सोडियम में 11 तो प्रोटॉन है। इस चैप्टर में अपन न्यूट्रॉन की स्टडी नहीं करते हैं अभी, बिकॉज न्यूट्रॉन इज ए चार्जलेस पार्टिकल, तो उसकी स्टडी करनी ही नहीं है। अपने को केवल स्टडी करनी है एक तो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना है जो चार्ज पार्टिकल है। अगर इसमें देखोगे तो तुम जानते हो 11 तो प्रोटॉन है, 11 क्या होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो प्लस में होगा, प्लस में होगा तो प्लस में 11 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज हो गया। इस पर जो चार्ज होगा माइनस में 11 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो एटम जो है वो एक्चुअल में न्यूट्रल होता है अपने पास, ठीक है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि कोई सा भी एटम हो नेट चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो उसमें हमेशा टोटल चार्ज जो है किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। अब अपन ये जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंस हैं या जो कुछ भी मैटर है वो बना किससे है, एटम से ही बना हुआ है। अगर एटम न्यूट्रल है तो जितना भी मैटर है वो सब भी क्या है न्यूट्रल है। इसीलिए अगर अपन पेन को बिना बालों से रगड़े कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, पीस ऑफ पेपर के पास लाते हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, बिकॉज अपने पास बाल जो है वो भी न्यूट्रल है, मार्कर या पेन वो भी क्या है न्यूट्रल है, इनिशियली सब न्यूट्रल है अपने पास, तो टोटल चार्ज कितना है 0 है। अब 11th की केमिस्ट्री के बेस पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, जहां तक मुझे याद है कि लोगों को केमिस्ट्री में ये पढ़ा दिया है, नहीं हो तो मुझे करके बता देना। देखो जैसे ये न्यूक्लियस होता है, सब लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, उस न्यूक्लियस के चारों ओर ये ऑर्बिट्स होती हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, उसके बाद में इसमें 8 चलते हैं, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। इसके बाद में फिर जितने भी इसमें 18 मैक्सिमम हो सकते हैं, तो ये होता है 2 8 18 फिर 32 ये 50 होते हैं। इसमें 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, इसके बाद में इसमें 18 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। मान लो इसमें 2-3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा हो सकता है क्या दिक्कत है। अगर सोडियम के लिए बनाओगे तो क्या बनेगा, तो ये यूज ना देंगे 8 यूज ना देंगे, यहां पर 1 यूज में आएगा, तो इसका जवाब ऐसा बना सकते हो। मान लो इस ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तुम लोगों ने केमिस्ट्री में हाइड्रोजन के बेस पे तुमको ये भी पढ़ाया था कि p ऑर्बिट होती है, फिर n होती है, फिर n होती है। अगर केमिस्ट्री के बेस पे 11 का देखा जाए तो हाइड्रोजन एटम में इसमें जो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया होगा, आया था केमिस्ट्री के आदेश में। इसमें एनर्जी कितनी होती है फर्स्ट ऑर्बिट में माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो सेकंड ऑर्बिट होती है उसमें एनर्जी होती है माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो थर्ड ऑर्बिट होती है उसमें माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये बता दो कि जैसे जैसे अपर ऑर्बिट में जा रहे हैं अपन, है ना, अपर ऑर्बिट में जाने पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कौन बता सकता है भाई। अपर ऑर्बिट में अगर जाएं तो एनर्जी इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, मैसेज कर दो देखें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाँ भाई श्याम प्रकाश सही है मेरा आंसर। शीतल, माही, अंकित, गजानन, दीक्षा सबके आंसर है सब के सही है भाई, है ना। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी। अब अपन एक और चीज चलते हैं कि टोटल एनर्जी तो चलो इंक्रीज हो ही रही है, एक चीज और चलते हैं, एनर्जी जो है
वो सभी में नेगेटिव है कि नहीं है, अगर देखोगे तो एनर्जी सब में क्या है, नेगेटिव है। ये एनर्जी नेगेटिव है। हाँ भाई, नाम नहीं बोला है, उन्होंने भी सही आंसर बताया, तो सोचो कि मेरा नाम नहीं बोला है ना। जैसे दिव्या है और ये है मरियम है, तो समीक्षा, सबका आंसर सारा होगा इसे, ठीक है। सभी में एनर्जी नेगेटिव है। एनर्जी नेगेटिव होती है, उसका क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब है? फिजिक्स में एनर्जी अगर किसी सिस्टम की या किसी पार्टिकल की एनर्जी नेगेटिव टर्म में है, इट मींस क्या है, ये मीनिंग क्या है, वो किसको शो करता है, ये पूछना चाहता हूं। अब याद नहीं है या नहीं, मान लो बताया हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास जो है 100 रुपए है, 100 रुपीज है, और मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास मान लो 100 रुपए हैं और मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तो मैं इसके हिसाब से मेरी एंट्री ये होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। आ गया क्या समझ में? प्लस में 100 रुपीज हो गया। अब एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि मेरे पास न तो रुपए है, मेरे पास कुछ भी नहीं, पैसा भी नहीं है, पर मेरे ऊपर कर्जा भी नहीं है, ठीक है ना। न मुझे देने हैं न मेरे को लेने हैं, दोनों चीजें। तो मैं इसके हिसाब से मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, 0 रुपीज हो जाएगी। आ गया समझ में? एक तीसरी पोजीशन में मान लो कि मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैंने कर्जा ले रखा है, ठीक है ना। मान लो कि मेरे में कोई पैसे मांगता है, मैंने किसी से पैसे उधार ले रखे हैं, मान लो किसी तरह से पैसे उधार ले रखे हैं, जैन भी है तो ये ब्याज का काम कर भी सकती है, कोई दिक्कत भी नहीं है। और शीतल से मैंने 100 रुपए उधार ले रखे हैं, तो ये माइनस में 100 रुपीज होगी कि नहीं होगी मेरी एंट्री। अगर आप देखोगे अकाउंट्स के हिसाब से ये माइनस में 100 रुपीज होगी। कर्जे वाली जो पोजीशन होती है वो अच्छी मानी जाती है, बुरी मानी जाती है, बुरी मानी जाती है। अगर किसी के ऊपर कर्जा है तो वो दबाव में है या नहीं है, ये बताओ। दबाव में है। अब जैसे मान लो कि मैंने किसी से 2 रुपए उधार ले रखे हैं, ठीक है, तो मेरे ऊपर दबाव है, मतलब ये मैं बंधा हुआ हूं। किससे बंधा हुआ हूं? जिससे मैंने 100 रुपए उधार ले रखे हैं, वो मेरे से कभी भी पैसे मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है, 2 बार दे भी सकता है। तो मैं दबाव की स्थिति में हूं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाउंड स्टेज। कौन सी स्टेज बोलते हैं इसको? बाउंड स्टेज। बाउंड का मतलब है कि मैं बंधा हुआ हूं, दबाव में हूं। तो अपन ये कह सकते हैं कि मैं बाउंड स्टेज में आ चुका हूं। अब मैं चाहते हुए भी उस आदमी का विरोध नहीं कर सकता, तो वो कुछ ऊंची नीची बात भी करना है तो सुनना पड़ेगा आपके पास। तो ये तो हो गई यहां से। अब मैं इसी को कोरिलेट करके यहां पर लेकर आता हूं। फिजिक्स में और मैथ्स में, फिजिक्स में हमने यहां टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है, इट मींस वो पार्टिकल बाउंड स्टेज में है। कौन सी स्टेज में है वो? बाउंड स्टेज में है। बाउंड स्टेज का मीनिंग है वो कर्जे की पोजीशन में है। तो अपन ये कहें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कर्जे की पोजीशन में है। अब सवाल उठता है कि कर्जा किसने ले रखा है? न्यूक्लियस। इनको एनर्जी का जो कर्जा है वो किसने ले रखा है? वो न्यूक्लियस ने ले रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को अपने आप छोड़कर नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन है अपनी ऑर्बिट को अपने आप छोड़कर नहीं जा सकता। जैसे मान लो, और थोड़ा इजी कर देता हूं, ये तो मैंने बताया था, अपर ऑर्बिट में जाएंगे तो एनर्जी नेगेटिव होती है, थोड़ा इजी लेते हैं। ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस 7 ले लेता हूं, ये 2। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस से परेशान है, ये यहां से बाहर निकलना चाहता है। बाहर निकलना चाहता है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बंदे के बाहर निकलने को? E+2 देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कर्जा हो रखा है कि नहीं हो रखा है। अगर इसको अपन कहीं से +2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दें, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसको? 0। जैसे ही टोटल एनर्जी 0 होगी, इट मींस इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है कि नहीं हो गया, तो उसकी बाउंड स्टेज खत्म हो गई कि नहीं हो गई अपने पास। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक चीज और क्लियर कर देता हूं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से खुद बाहर नहीं निकल सकता। बाहर कब निकाला जा सकता है? ये बताओ। जब उसको एक्सटर्नल एजेंसी से एनर्जी दी जाएगी। अगर उसको एक्सटर्नल एजेंसी से एनर्जी नहीं मिलती है तो उसका बाहर निकलना भी पॉसिबल है नहीं है। तो एक चीज तो क्लियर है कि अपन
अपन एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन खुद अपनी ऑर्बिट से बाहर नहीं आ सकता। क्लियर है मामला? अब अपन चलते हैं कि चार्ज की शुरुआत कैसे होती है। अब यहां से अपन यहाँ चलते हैं, ये एक तो पेन ले लेता हूं और बाल का एग्जांपल बताता हूं। इनिशियली बाल जो होते हैं वो भी न्यूट्रल होते हैं, पेन भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब मान लो कि ये तो हो गए बाल के लिए, x मान लेते हैं, इसका 17 और 36 मान लेते हैं। मन से मानना है ऐसा है, तो अर्थ मतलब है कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें कितने प्रोटॉन है जब देखोगे तो 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना चार्ज हो गया, प्लस में 17 इलेक्ट्रॉन, माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। ये तो बार का हो गया। अब अपने पेन ले लेते हैं दूसरा, ये पेन लेंगे, ठीक है, ये पेन का रिप्लेस हो गया। मान लो कि ये y है और यहाँ से 20 है और ये 45 है। इसमें कितने प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 20 इलेक्ट्रॉन के इक्वल माइनस में 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इसमें भी 0 के बराबर हो गया। दोनों ही न्यूट्रल है कि नहीं है, न तो इस समय अपने पास कोई पॉजिटिव है और न ही इस समय क्या है, नेगेटिव है। अब अपन चलते हैं, एक सेकंड वेट कर देता हूं इसको। मैं तो कोई पॉजिटिव है ना कोई नेगेटिव है, दोनों ही न्यूट्रल है। बाल और पेन का रबिंग किया हमने, यहाँ से रबिंग किया तो वर्क किया कि नहीं किया, मैकेनिकल वर्क किया। तो मैंने जो वर्क किया वो पेन के पास एनर्जी की फॉर्म में आ गया नहीं आ गया। अब होता यह है, मान लो कि ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देता है और एनर्जी लेके इसको फ्री करा देता है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, फ्री हो गया तो बाजार में भागना चाहेगा तुम्हारे तरफ, है ना, भाई घूमने चला जाओ, पर जा सकता है ये नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि पेन का न्यूक्लियस ये कहेगा भाई तेरा कर्जा चुकाया है तो कोई दान थोड़े ही है ना। ये ऐसी पोजीशन है कि जैसे मान लो कि अभी मैंने बताया था, मान लो कि श्याम हफ्ता पहले में 100 रुपये मांगता है। अब एक दिन किसी दिन ज्यादा परेशान हुआ, ज्यादा परेशान किया तो मैं परेशान था कि इसका कर्जा चुकाया, तो नितेश ने कहा बोले सर मैं 100 रुपये दे देता हूँ आपको, आप इसका कर्जा चुका दो। अब नितेश से 100 रुपये लेके इसका कर्जा तो चुक गया, पर अपने पास पोजीशन मेरी ऐसी हो गई कि अब मैं पहले से आपके दबाव में था, किसके दबाव में था, मैंने किसके दबाव में जब कभी तो कभी भी नहीं कहूंगा, तो बाउंड स्टेज हो गई अपने पास। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस ने इसका कर्जा चुकाया, पर इलेक्ट्रॉन फ्री भी हो गया और बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर में बाजार नहीं जा पाएगा, बाजार नहीं जाएगा तो यहाँ गया ही नहीं हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ आया, अब इसकी दोबारा पोजीशन बताओ क्या हुई, देखो 20 का प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ, 21 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस में 20 इलेक्ट्रॉन इक्वल ये माइनस में 21 हो गया, कितना चार्ज हो गया इसको माइनस में इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, नहीं हो गया। एक बार इस पर आ जाओ, इस पर 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इस पर कम हो गया तो 16 रह गए कि नहीं रह गए, ये 16 रह गए तो ये भी कितने रह गए, 16 रह गए। यहाँ पर कितना चार्ज हो गया अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन। ये जो बाल थे वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो गए और पेन कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तुम लोगों को ये रामायण पढ़ाई मैंने, इससे इस को समझ में आ गई होगी कि जो जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अपन ये कह सकते हैं when we rub two objects each other then one
one body accept some electrons and some electrons is removed by another body. Electron removed by body, then that body or that particle, that object is positively charged हो जाएगा और जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग का प्रोसेस समझ में आ गया। एक चीज और बता देता हूँ, पहले इस पे नेट चार्ज 0, उस पे भी नेट चार्ज 0, तो टोटल चार्ज कितना हुआ पहले भी 0 और अभी भी टोटल चार्ज कितना है 0। कैसे? इस पर माइनस में प्लस में इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, इसमें माइनस में इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, टोटल चार्ज कितना है 0। तो अपन ये कह सकते हैं टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर इन ए सिस्टम सो दैट ये चार्ज कंजर्वेशन का रूल है। तो चार्ज कंजर्वेशन अगर समझना हो तो चार्ज कंजर्वेशन के लिए अपने पास क्या लिखा जाएगा, चार्ज neither be created nor be destroyed, न तो अपने पास अपन उसको जनरेट कर सकते हैं न अपन खत्म कर सकते हैं। जैसा एनर्जी में होता है ना, अपने पास एनर्जी neither be created और nor be destroyed, ठीक है, न तो पैदा कर सकते हैं न खत्म कर सकते हैं। चार्ज का वैसा वैसा ही चलता है, अपने पास की चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, चार्ज को वन ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट पर शिफ्ट कर सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज, जो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा वो कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आ गया हुआ समझ में। अब अपन एक और चीज करें, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपन ने नेगेटिवली चार्ज किया तो नेगेटिवली चार्ज करने से उसके मास में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बताना है। कौन बता सकता है भाई? मरियम, समीक्षा, दिव्या, वंदना। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपन नेगेटिवली चार्ज करें तो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। हाँ भाई, सबके आंसर सही है भाई। शीतल, माही, अंकित, गजानन, सारों के आंसर सभी के सही है भाई, ठीक है ना। इंक्रीज होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो कोई भी चीज अपने पास ले रहे हैं तो मास इंक्रीज हो जाएगा, और अगर पॉजिटिवली चार्ज करोगे तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की समझ में आ गई होगी। अगर अपने पास नेगेटिव चार्ज होगा तो मास इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब कितना मास इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा वो एक बार यहाँ से बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ से ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ए, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है बी। यहाँ से यहाँ पर मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो मास इंक्रीज किसके इक्वल हो गया, 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा। अगर मान लो कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितना इंक्रीज होगा, उसमें 2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, पर मान लो कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितना इंक्रीज हो जाएगा इसका मास को, n मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा होगा अभी। इसके इक्वल हो जाएगा n मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। अगर 2 गए तो 2, n गए तो n, तो इसके मास में कितना चेंज हो जाएगा बताओ, n मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लो कि b जो है इसका इनिशियल मास मान लो कि 10 ग्राम दे रखा है। कितना ग्राम दे रखा है, 10 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करें, 10 × 10⁻³ किलोग्राम, सो दैट 10 × 2 किलोग्राम। अब डेल्टा n कितना चेंज हो गया इसके मास में, बोलो n × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। n का वैल्यू जो भी है, सपोज दैट कि n का वैल्यू अपने को 20 है, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो चुका है, तो डेल्टा n कितना हो जाएगा, डेल्टा n = 20 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फाइंड आउट परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, परसेंटेज
चेंज इन मास, कि कितना मास डिक्रीज हुआ परसेंटेज में और कितना इंक्रीज हुआ। मेथड बता देता हूँ। मेथड ये रहता है मेरे पास, इसका जब भी इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है तो परसेंटेज में डेल्टा एन अपॉन इनिशियल मास किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। डेल्टा एन ये चेंज इन मास हो जाएगा अपॉन इनिशियल मास हो जाएगा। हमेशा याद रखना भी इनिशियल मास भी काम में लिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर चाहे डिक्रीज हो रहा हो चाहे इंक्रीज हो रहा हो, हमेशा इनिशियल मास भी यूज में लेते हैं, फाइनल मास यूज में नहीं लेते हैं। क्योंकि तुम लोगों ने जो है ना 7th 8th 9th में वो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े होंगे, तो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस में तुम लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि उसमें सीपी ही काम में लेते हैं। अपने पास एक सेलिंग प्राइस होता है, क्रेडिट प्राइस होता है, सीपी होता है ना अपने पास। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी होता है अपॉन सीपी इनटू कितना हो जाता है 100 हो जाता है। लॉस निकालना हो तो सीपी माइनस एसपी अपॉन क्या होता है सीपी इनटू 100 हो जाता है। यहां पर ध्यान रखना इनिशियल मास यूज में लेना है, तो डेल्टा एन अपॉन क्या हो जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाय 100, सो लेट एन 20 mass of electron upon n into 100%। 20 mass of electron कितना होता है 9.1 into power minus 30 होगा। जानते होंगे नहीं तो इनके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 to power minus 30 होगा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 into 10 to power minus 27, ठीक है। अपॉन मास कितना गिवन है 10 into 10 to power minus 3। अब अपने से कैंसिल हो गया, यहां से अगर ये लोगे ये 100 हो जाएगा, 3 10 to power minus 28 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.2 into 10 to power minus 28 और ये और डिक्रीज हो जाएगा। कितना परसेंटेज चेंज हो जाएगा। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव आंसर आएगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा तो मास डिक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो मास इंक्रीज हो जाता है। मेरे हिसाब से आप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। समझने का तरीका यही है कि मैं रोज पढ़ाता हूँ, उसको एक बार रोज पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम लोग घर पे नहीं पढ़ते हो तो फिर समझ में भी नहीं आएगा और भूलते भी चले जाओगे। तो घर पे पढ़ने की आदत आज से ही डाल लेनी है। जितना यहाँ पढ़ाया जाए उसको एक बार घर पे रिवाइज करना है। समझ में आया या नहीं आया पहले तो ये बताओ, आज जो पढ़ाया है वो थोड़ा बहुत समझ में आया या बिल्कुल भी नहीं आया, या कोई दिक्कत हो तो तुम मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है भाई, थैंक यू। बाकी का कल अपन करेंगे।